गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। इसकी दो वीडियो जो है हम पहले भी बना चुके हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और जो क्रोमोसोमल बेस डिजीज है उनके बारे में जो था हमने डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीन बेस डिजीज के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो जीन बेस्ड डिजीज होती है वो क्रोमोसोम्स में जो जीन होते हैं उन्हीं के अंदर ही आएगी। तो जिस तरीके से क्रोमोसोम्स के दो टाइप थे कि जो ऑटोसोम क्रोमोसोम थे और सेक्स, इसी तरीके से जो जीन बेस्ड डिजीज है इनके भी जो है दो टाइप बनते हैं। एक वो डिजीज जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन के अंदर जो है म्यूटेशन होने के कारण आती है, एक वो डिजीज जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के जीन के अंदर म्यूटेशन होने के कारण आती है। तो इस तरीके से जो होता है हमारे पास दो पार्ट बनते हैं। पहले जो ये डिजीज जो है ये हम बात कर रहे हैं ऑटोसोम्स के अंदर। जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम है उनके अंदर प्रेजेंट जीन्स में जो म्यूटेशन होगी तो उस म्यूटेशन के कारण जो डिजीज होती है वे सभी जो है हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। चलिए 1 to 1 करके इनको जो होता है हम स्टडी करते हैं। तो पहली डिजीज जो हमारी है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। तो इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आ जाती है उन पे भी नजर डालते हैं। तो एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे कि इस डिजीज में क्या होता है और ये किस तरह की डिजीज होती है। तो आपको बताना कि ये जो होते हैं इनबोर्न डिजीज है और उसी के साथ आपको बताना कि ये मेटाबोलाइट डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर होने के कारण होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है होमोजेनिस्टिक एसिड, ये लीवर में बनता है होमोजेनिस्टिक एसिड। अब होमोजेनिस्टिक एसिड को क्या करना होता है, क्रेब साइकिल में यूज होना होता है और क्रेब साइकिल में जब ये यूज होता है तो ये O2 और H2O बनाकर बॉडी में जो होता है यूज हो जाता है और बाहर निकल जाता है बॉडी से। कुछ जो होता है यूज करना तो यूज हो जाएगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है। मगर ये किसके कारण होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये होता है होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होमोजेनिस्टिक एसिड किस में यूज कर लिया जाता है, क्रेब्स साइकिल में। किसके द्वारा, होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा। मगर एक अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जब आप देखते हो तो अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसमें ये बीमारी है तो उसके अंदर ये होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता। ये एंजाइम है, ये एंजाइम उसके अंदर नहीं बनता, जिसके कारण क्या होता है कि होमोजेनिस्टिक एसिड यूज नहीं हो पाता किसमें, क्रेब्स साइकिल में। और होमोजेनिस्टिक एसिड ऐसे के ऐसे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। अब ये होमोजेनिस्टिक एसिड जब एक्सेस मात्रा में हो जाएगा तो ये यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। जब एल्केप्टोन्यूरिया वाला पेशेंट यूरिन करता है तो उसका यूरिन कैसा हो जाता है, कुछ देर बाद ब्लैक हो जाता है, क्योंकि होमोजेनिस्टिक एसिड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ब्लैक पिगमेंटेशन उसके अंदर बना देता है। तो इस डिजीज का ये क्या है, करेक्टर है। तो आपको ये याद रखना है। कई बार होमोजेनिस्टिक एसिड बॉडी में अलग अलग जगह पे जैसे कार्टिलेज में जो होता है जमा हो जाता है और वहां पे उस पोर्शन को क्या कर देगा, उस कार्टिलेज को ब्लैक कर देगा। तो ये भी क्या इसका एक करेक्टर है। तो आपको जब तक करेक्टर याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है और दूसरा डिजीज वाले ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। अब इसका जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि कंसेप्ट जो है इसका कि ये क्या है, एंजाइम। ये डिजीज इस एंजाइम के ना होने के कारण हो रही है। अब ये एंजाइम कहाँ से बनता है, ये एंजाइम बनता है, ये एंजाइम क्या होता है, पहले तो ये एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीन हो सकता है। अगर एक प्रोटीन है तो ये किससे बनेगा, आरएनए से। आरएनए है तो आरएनए किससे बनेगा, डीएनए से। अगर डीएनए में चेंज हो गया तो आरएनए में भी चेंज होगा और इसमें प्रोटीन में भी होगा। और ये प्रोटीन ना बनकर, मतलब ये एंजाइम ना बनकर कोई और जो होता है वहां पे एंजाइम या और कुछ बन सकता है। तो जिसके कारण इस एंजाइम की वहां पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और इस तरीके से डिजीज जो है वो होती है। हर एक के अंदर जो मतलब मैकेनिज्म लगता है मोस्टली वो यही मैकेनिज्म है कि आप जब भी अलग अलग डिजीज को पढ़ोगे तो उसमें कोई ना कोई एंजाइम किसी ना किसी चीज में यूज हो रहा है और वो एंजाइम ना बनने के कारण वो डिजीज वहां पे क्या हो रही है, कोज हो रही है। तो ये थी आपकी एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज। इसमें आपको याद रखना है कि एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता, जिसके कारण होमोजेनिस्टिक एसिड बॉडी में यूज नहीं हो पाता और वो जब भी पड़ा रहता है बॉडी में वेस्ट की तरह तो वो बॉडी में जो होता है जमा होता रहता है और मेडिकल डिसऑर्डर बॉर्न कर देता है। इसी तरीके से अगली डिजीज जो है वो हमारी है फिनाइलोकेटोन्यूरिया। फिनाइलोकेटोन्यूरिया में क्या होता है
ये भी एक इनबॉर्न डिजीज है और ये मेंटल रिटार्डेशन कर देती है बच्चों के अंदर। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर होता है कि जो फिनाइलएलानिन है, फिनाइलएलानिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता है। अब ट्रायोसिन भी क्या है, ये भी एक अमीनो एसिड है। तो फिनाइलएलानिन को किस में कन्वर्ट होना होता है, फिनाइलएलानिन को कन्वर्ट होना होता है ट्रायोसिन में। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट करता है फिर से एक एंजाइम, वो कौन है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब बॉडी के अंदर, ये तो था नॉर्मल में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, इस अमीनो एसिड को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा। अब नॉर्मल पेशेंट में जिसके अंदर ये डिजीज है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये एंजाइम बनता ही नहीं, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बॉडी में एक्सेस मात्रा में जमा होता रहेगा। जैसे जैसे जमा होगा तो ये ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा तो ये ब्लड के साथ फ्लो करेगा, और जब ये ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देगा, रोक देगा, जिसके कारण बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको इसमें क्या है, याद रखना है कि फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होती है और उसमें किस तरीके से क्या क्या होता है। अब तीसरी जो डिजीज है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि इसमें एक डाइहाइड्रोक्सोफिनाइलएलानिन, ठीक है, होता है, जिसको कन्वर्ट होना होता है किसमें, मेलानिन में। मेलानिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। जब भी हम धूप में खेलते हैं या चलते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये सन की रेज से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होने पर हमारी स्किन पर आ जाएगा ऊपर, और जिसके कारण हमारी स्किन कैसे हो जाती है, ब्लैक। इसलिए मोस्टली जब भी हम गर्मियों में घूमते हैं तो हमारी स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और हम अगर कपड़े से ढक के रखेंगे, कवरिंग रखेंगे, या फिर घर में रहेंगे, तो वो मेलानिन क्या हो जाता है, वापस स्किन में नीचे चला जाता है और हमारी स्किन फिर से क्या हो जाती है, फेयर हो जाती है। तो मेलानिन को बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, डाइहाइड्रोक्सोफिनाइलएलानिन, और उसको कन्वर्ट कौन करता है, ट्रायोसिनेज। तो इस डिजीज में क्या होता है कि म्यूटेशन होने के कारण डीएनए में ये एंजाइम नहीं बन पाता, जिसके कारण ये कन्वर्ट नहीं हो पाता और ये इसी तरीके से रह जाता है। अगर ये इंडियंस में होने लग जाए तो इंडियंस में क्या होता है, कॉमनली आप कहते हो सफेद दाग की जो बीमारी हो जाती है, वो एक तरीके से आप कह सकते क्या है, एल्बिनिज्म से, जो जीन म्यूटेशन के कारण हो रहा है। तो इस तरीके से जो होता है आपको याद रखना है। अब फोर्थ डिजीज के बारे में जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है। आपकी आरबीसी जो होती है उसकी शेप जो होती है नॉर्मली क्या होती है, बाइकन्वेक्स होती है, सर्कुलर होती है, और कई बार डिजीज के कारण इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो जो नॉर्मल होती है उसे आप जो होती है बाइकन्वेक्स कह देते हो, और इसको हम कह देते हैं सिक्कल टाइप की। अब ये क्यों होती है, और जब भी ऐसा होता है तो आपके अंदर जब ऐसी आरबीसी होगी तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, आप ज्यादा अच्छी तरीके से हीमोग्लोबिन को रख सकते हो, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। जो सिक्कल सेल है, सिक्कल सेल्स में क्या होता है कि सिक्कल सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छी तरीके से उसे कैप्चर नहीं कर सकता हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो कम पकड़ेगा, और कम पकड़ेगा तो जो पेशेंट होगा वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को कवर अप नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी के अंदर। अब ये डिजीज क्यों होती है, ये डिजीज इसलिए होती है कि इस डिजीज में अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखते हो तो हीमोग्लोबिन के अंदर 6 नंबर पर हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें अलग अलग क्या जुड़े रहते हैं, वो एक हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन किसका बनता है, अमीनो एसिड्स का बनता है, तो उसमें अमीनो एसिड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पर जो अमीनो एसिड है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ग्लूटामिक। और इसका कोडोन क्या होता है, इसका कोडोन होता है जीएजी, और ये जीएजी कोडोन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, जीयूजी में, और वहां पे क्या बना देता है, ग्लूटामिक की जगह बना देता है वेलिन। और सिर्फ इतने से चेंज के कारण आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और ये डिजीज जो होते हैं ह्यूमन बीइंग को क्या हो सकती है, आराम से हो जाती है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी की जो शेप होती है चेंज हो जाती है, कैसे हो जाती है, सिकल सेल की हो जाती है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हेमोग्लोबिन को अच्छी तरीके से अपने अंदर रख नहीं पाएगा,
और हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, तो ये आरबीसी ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगी और उस पेशेंट की सांस फूलना और ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी डिजीज क्यों होती है? क्योंकि हेमोग्लोबिन की जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड का बना हुआ है, और उसकी चेन के अंदर जो क्रोमो चेन में जो अमीनो एसिड 6 है, उस 6 पे क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक होना चाहिए, मगर गलती से वहां पे क्या हो जाता है? वैलेनिन। कैसे? क्योंकि ग्लूटामिक का जो कोडोन होता है वो होता है जीएजी, और उसमें चेंज आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, उस म्यूटेशन के कारण ये एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है यू में, तो वहां पे क्या बन जाता है? कोडोन चेंज हो जाता है, और कोडोन चेंज होने से वहां पे अमीनो एसिड बनता है वैलेनिन, और इस वैलेनिन के कारण ये शेप जो होती है चेंज हो जाती है, और चेंज होने के कारण ये डिजीज इंसान में हो जाती है। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद जो होता है आपके पास जो बचती है ये होता है ट्रायोसिनेज। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ तक जो होता है आपकी बुक में आपको मिलेगा। इसके बाद जो होता है ये लास्ट में जो हमने 3 डिजीज और लिखी है ये आपको मिलेगा बीएससी में या एमएससी में अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उस नोटबुक में जो होता है आपको मेनली मिल जाता है। तो इसमें क्या बारे में बात करते हैं? ये क्या है? ट्रायोसिनेज है। ट्रायोसिनेज में क्या होता है? ट्रायोसिनेज जो होती है एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर ट्रायोसिन अमीनो एसिड जो था, वो ट्रायोसिन अमीनो एसिड्स यूरिन के थ्रू जो होता है बॉडी से बाहर निकलना जो होता है स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में जो होता है यूटिलाइज नहीं होता। तो ऐसी डिजीज के अंदर क्या होता है? ट्रायोसिन क्या होता है? लॉस हो जाता है बॉडी से, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? ट्रायोसिनेज कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कोजेंटियल हाइपोथ्रोडिज्म, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपका थायराइड होता है, बच्चे में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं जिसके कारण वो थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन नहीं कर पाता थायरोक्सिन की, और थायरोक्सिन की जब सिक्रेशन नहीं होती तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी, मेंटल रिटार्डेशन जो होता है, इस तरह के करेक्टर जो होते हैं हो जाते हैं। ये किसके कारण होती है? ये होती है थायराइड ग्लैंड जब अच्छी तरीके से विकसित ना हो और अच्छी तरीके से काम ना करे और थायरोक्सिन को रिलीज ना करे। ये किसके कारण होती है? ये ट्रायोसिन अमीनो एसिड जो होती है वो जब यूरिन में ज्यादा लूज होती है, ये मेटाबॉलिकल डिजीज है जिसके कारण जो होता है एरर आता है मेटाबॉलिज्म में, और ये ट्रायोसिन को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती और ट्रायोसिन बॉडी से क्या निकलता रहता है? बाहर निकलता रहता है। एक लास्ट डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं टाइसेक डिजीज। टाइसेक डिजीज के अंदर क्या होता है? ये भी एक मेटाबॉलिकल डिजीज है। इसके अंदर फैट जो होता है वो अच्छी तरीके से मेटाबोलाइट नहीं होता, वो यूज नहीं होता बॉडी में, जिसके कारण फैट जो होता है वो क्या होता रहेगा? वो बॉडी में जमा होता रहेगा और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, जिसके कारण जो होता है वो कुछ दिनों के बाद बच्चे की जो है डेथ भी हो सकती है, उसकी ग्रोथ भी स्टॉप हो सकती है। तो इस तरीके के जो होते हैं करेक्टर में आ जाते हैं। तो ये था हमारा ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन टाइप। ये सभी जो होते हैं हमने ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन में पढ़ा है। अब हमारे पास जो है वो बचता है सेक्सुअल, कि सेक्सुअल जीन म्यूटेशन क्या होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑटोसोम जीन म्यूटेशन की, और अब बात करेंगे अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल क्रोमोसोम जीन म्यूटेशन। अब इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका हीमोफिल। हीमोफीलिया क्या कंडीशन होती है? हेमोफीलिया कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो ब्लड है वो क्या होता रहता है? लॉस होता रहता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोफिल। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपसे जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो अगर 12th के स्टूडेंट हो तो नॉर्मली डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, मगर एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो आजकल 12th लेवल पे भी जो होते कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि ये है XX, ये XY, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है। अगर फीमेल हेमोफिल का क्या है? कैरियर है, और उसका जो होता है वो क्रॉस किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ होता है, मेल के साथ।
तो किस तरह के जो होते हैं ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होंगे, या जो प्रोड्यूस होगा मेल या फीमेल उसके अंदर वो डिजीज होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो आप क्रॉस करके जो है आराम से देख सकते हो, जैसे कि ये आपके सामने है रिजल्ट। तो इसमें आपके पास क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। और उस रिजल्ट में क्या बन रहा है, रिजल्ट में बन रहा है जब ये दोनों एक्स और एक्स आते हैं तो एक्स और एक्स से क्या बनता है, फीमेल बनता है। और फीमेल के पास किसी के पास भी जो है हेमोफिलिक फैक्टर नहीं आया है। तो एक आपको ये बात याद रखनी है कि जो हेमोफिल होता है वो क्या होता है, हेमोफिल एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उसमें म्यूटेशन होने के कारण होता है। तो ये किस में होगा, ये एक्स क्रोमोसोम्स में डिजीज होगी। और फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल के पास क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में ये क्या है, दोनों पे भी हो सकता है और एक पे भी हो सकता है। मगर मेल में क्या है, सिर्फ 1 एक्स है तो ये इस पे हो सकता है। अगर मेल को आप देखते हैं तो मेल के पास क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो जिसके कारण इसके पास इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये बीमारी इजीली मेल को क्या हो जाएगी, हो सकती है। और ये इसके कारण जो है मर भी सकता है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं फीमेल्स में, और फीमेल्स में आप देख रहे हो कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर उसमें से एक पे ये फैक्टर आ भी जाए, एक जीन में, एक क्रोमोसोम्स के जीन में म्यूटेशन हो भी जाए, तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो इसकी जगह काम करेगा और लाइफ को बचा सकता है। तो मतलब ये कैरियर तो रहेगी मगर ये बच जाएगी। अगर इसमें दोनों जगह आ जाता है म्यूटेशन, तो फिर यहाँ पे इसका बचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये इसकी मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको रिजल्ट बताने में क्या होगा, इजिली आपको बता देगी। तो आपको याद रखना कि हेमोफिलिक क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम्स में जब जीन म्यूटेशन होती है तो उसके कारण ये डिजीज होती है। और यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स एक्स है, मतलब फीमेल है, और यहाँ पे कोई भी एच फैक्टर नहीं आया है, हेमोफिलिक फैक्टर नहीं आया है। तो ये क्या करेगी, फीमेल होगी और ये लाइव रहेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखते हो तो ये क्या है, एक्स और वाई है। और एक्स और वाई में से किसी के पास भी जो होता है वो हेमोफिल नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, लाइव रहेगा। मगर अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो ये क्या है, एक्स और एक्स है। और एक्स और एक्स में से एक एक्स पर क्या है, हेमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये कैरियर रहेगी, ये मरेगी नहीं। क्यों नहीं मरेगी, क्योंकि इसके पास जो है इसका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। अगर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई में ये क्या बनता है, मेल बनता है। मगर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका क्रॉस जो है वो करना है। और इसमें जो रिजल्ट बताना है वो आपसे नॉर्मली यही पूछेंगे कि ये हेमोफिलिक डिजीज है, ये किस क्रोमोसोम में होती है, तो आप बता सकते हो एक्स क्रोमोसोम में होती है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई अगर एक्स क्रोमोसोम्स किसी एक में है तो क्या होगा, 2 में है तो क्या होगा, अगर मेल में है तो क्या होगा। तो इस तरीके से आप इससे बता सकते हैं कि मेल में जो होता है एक ही एक्स होता है, और उसी पे अगर म्यूटेशन हो गया तो उसका काम कौन करेगा, और काम नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। मगर फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स होते हैं, एक काम नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, जिसके कारण वो बच सकती है, मगर वो कैरियर रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो आपसे क्वेश्चन दे सकते हैं। या क्वेश्चन जो क्रॉस में भी आ सकता है कि क्रॉस करके दिखाइए कि रिजल्ट क्या बनता है और कौन सा जो है कैरियर बनता है और कौन सा नहीं। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसी क्रॉस में आप दूसरी कंडीशंस भी समझ सकते हो, दूसरी डिजीज जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या कलर ब्लाइंडनेस है, कलर में रेड, ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। इन दोनों को जो होता है आप क्रॉस में बताएंगे, क्योंकि दोनों की दोनों डिजीज क्या होती है, ये एक्स क्रोमोसोम्स में होती है। इसी तरीके से जो होता है आपको क्रॉस दिया जाएगा, उसमें बस आप जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस फैक्टर लगा देंगे या रेड ग्रीन लगा देंगे। और इसी तरीके से जो होता है आप क्रॉस करके बताएंगे। सेम वही कंडीशन बनेगी। अगर मेल के पास वो फैक्टर आता है तो मेल में कोई अदर एक्स तो है नहीं जिसके कारण वो बच सके, तो उसमें वो डिजीज होगी। अगर फीमेल्स में आता है और फीमेल्स में दोनों में आता है वो, तो क्या होगा, वो डिजीज उसको हो सकती है। अगर एक में आएगा तो वो उसका कैरियर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है आप नॉर्मली इनको जान सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस में ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस कई बार जो होती है वो आपकी विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। तो इसमें जो होता है ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये क्या था, हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर था ह्यूमन बीइंग में। इसको हमने 3 वीडियो में जो है कवर अप किया है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, 12th लेवल के, BSc लेवल के, या एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।